प्रीवियस क्लास में आप लोगों को सेल साइकिल के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था और बताया गया था सेल साइकिल को लेकर के, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के, चेक पॉइंट को लेकर के, सेल साइकिल के सारे फेजेस को लेकर के, एज वेल एज सेल डिवीजन को लेकर के भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, राइट। और मैंने उस क्लास में ही बोला था कि आपको इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम लोग, ओके। और तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग यही बात करने वाले हैं, जो भी आपका सेल साइकिल है उसका जो मॉलिक्यूलर अप्रोच है, कौन कौन से मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और क्या किनका रोल होता है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्रांजिशन फेज में काम करते हैं, एक फेज से मतलब कि G1 फेज से एस में जाने के लिए, एस से G2 में जाने के लिए, G2 से एम में जाने के लिए, फर्दर इतने जो ट्रांजिशंस होते रहते हैं फेजेस का, उन सारे फेजेस में जाने के लिए अलग अलग क्या आते हैं मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए सो हमारी आज की जो क्लास होगी, जैसा कि टाइटल लिख रखा है मॉलिक्यूलर अप्रोच ऑफ अ सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को लेकर के हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी जान लिए हैं कि कॉन्सेप्ट क्या सेल साइकिल का होता है। और आज की क्लास में हम लोग उसके थोड़ा सा मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सेल साइकिल का जो कंट्रोल मशीनरी है वो क्या कहता है और कैसे सेल अपने आप को कंट्रोल करता है, या जो उसकी साइकिल होती है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो पूरा जो सेल साइकिल का कंट्रोल सिस्टम है वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड होता है। नंबर पहला यहाँ पर आपको दिखाया गया, द टू मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन सेल साइकिल रेगुलेशन। दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल साइकिल के रेगुलेशंस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसका नाम है दैट इज द साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो ये दो ही कंपोनेंट हैं जो कि पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट करने का क्या करते हैं, प्राइम ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सेल्स का जो ट्रांजिशन होना होता है वो होता है, या सेल्स जो पॉज करती है पॉज हो जाती है, कोई डिवीजन जो हो रहा होगा वो लॉन्ग फेज होगा या शॉर्ट फेज होगा, ये सब कुछ इन सब पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इस वाले टॉपिक से CSIR में हर बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली। जैसे आपका जो वी प्रोटीन है इसका फंक्शंस पूछ दिया जाता है, या एस से अगर आपको एम में जाना है तो कौन सा प्रोटीन काम करेगा या फॉस्फोराइलेशन होगा, कैसे होगा। साइक्लिन के डिग्रेडेशंस को लेकर के और साइक्लिन के सिंथेसिस को लेकर के कई बार सवाल बनते हैं। फॉस्फोराइलेशन, डी फॉस्फोराइलेशन, यूबिक्विटिनाइजेशन, ये सारे जो टर्म्स आते हैं इनसे आपसे सवाल आपसे पूछा जाता है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट जो प्रोटीन काइनेज है वो आपस में कंबाइंड होकर के सेल के साइकिल को कैसे कंट्रोल और रेगुलेट करता है, और क्या क्या इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, और किस तरीके से इनका वर्क जो होता है परफॉर्म होता है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले, दैट इज द साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। इनके नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आता है। तो नंबर पहला हम लोग देखेंगे साइक्लिन को लेकर के। जैसा कि नेम ही बताता है, सजेस्ट करता है, साइकिल का मतलब दैट मीन्स यहाँ पे लगातार इनकी कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, सिंथेसिस होती रहती है, और इनका साथ साथ में डिग्रेडेशन भी होता रहता है। तो ये वाले पॉइंट से भी आपसे सवाल पूछा जा चुका है साइक्लिंग को लेकर के कि क्या ये पूरे थ्रू द साइकिल कांस्टेंट रहता है या इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। तो इससे पहले भी आप लोगों को पिछले क्लासेस में फिगर दिखाया था जहाँ पर आप लोगों ने देखा था इंटरफेज और बाकी G1 फेज या एम फेज इस तरीके से। तो आपने देखा था कि जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो इनके रेट्स मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लिन, जैसा कि नाम ही बताता है कि इनकी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ये प्रोसेस होती रहती है। ज़रूरत जब पड़ता है तो ये सिंथेसिस होती है, काम परफॉर्म करने के बाद ये फिर से क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका साइक्लिक मैनर में बनना और बिगड़ना लगा रहता है, दैट इज़ वाई आप इनको साइक्लिंग का नाम दिया जाता है, ओके। ये आपके सेल साइकिल का एक रेगुलेटरी कंपोनेंट है, और ये वाला जो होता है वो एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं कि CDK और साइक्लिन में कौन से कंपोनेंट का काम रेगुलेशन करने वाला है और कौन से कंपोनेंट का काम एंजाइमेटिक है। तो CDK जैसा कि नाम ही समझ में आ रहा है, प्रोटीन काइनेज, काइनेज वर्ड जुड़ा हुआ है एंजाइम को का सफिक्स है, बताता है ये ASE बेसिकली बताता है आपको एंजाइम का नेम। तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है, जबकि आपका साइक्लिन जो होगा वो रेगुलेटरी एक्टिविटी रखता है, मीन्स रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे? क्योंकि ये जो CDK है ये बेसिकली टोटली अपने फंक्शंस के लिए डिपेंड किस पर रहता है, साइक्लिन पर रहता है। तो मतलब ये इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। दैट इज़ वाई आप इसको रेगुलेटरी कंपोनेंट या रेगुलेटरी पार्ट ऑफ अ सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये इनका काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन करना, मीन्स फॉस्फेट को ऐड करना।
तो ये एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है कि एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को वहाँ से निकाल करके दूसरे वाले सबस्ट्रेट पर जा करके ऐड करने के प्रोसेस को हम फॉस्फेट एडिशन के नाम से जानते हैं। और ऐसा जो भी एंजाइम काम करता है उसको काइनेज क्लास ऑफ एंजाइम में रखा जाता है। तो काइनेज वर्ड आप लोग स्टार्टिंग से ही सुनते चले आ रहे हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से ही ग्लाइकोलिसिस में भी पहला स्टेप आपको काइनेज के बारे में बताया गया। और आपने वहाँ पे देखा कि काइनेज का क्या काम होता है। तो पूरे बायोकेमिस्ट्री में या पूरे लिविंग सिस्टम में जहाँ कहीं पे भी आपका काइनेज की बात अगर आती है तो इसका मतलब ही हो जाता है कि बेसिकली वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है। तो साइक्लिन आपका इन दोनों कंपोनेंट में से क्या काम करेगा, रेगुलेटरी। क्यों काम करेगा, क्योंकि साइक्लिन के ही होने और ना होने से सीडीके का एक्टिव और इनएक्टिव होना डिसाइड होता है। साइक्लिन अगर बना रहेगा तो सीडीके काम करेगा, साइक्लिन अगर आपका नहीं रहेगा तो सीडीके काम नहीं करेगा। और सीडीके अगर काम करेगा तो इसका मतलब जो इसका सबस्ट्रेट होगा इसको ये फास्फोरिलेट करेगा, और अगर ये नहीं होगा तो फास्फोरिलेट नहीं कर पाएगा। तो पूरा का पूरा जो काम है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइक्लिन पे। दैट इज़ वाई आप इसको रेगुलेटरी कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, सो देखा जाए तो यहाँ पे 4 डिफरेंट क्लासेस हैं साइक्लिन का, और ये जो क्लासेस डिवाइड की गई हैं ये इस बेसिस पे कि कौन से फेज़ में कौन से टाइप का साइक्लिन बनता है, इसी के बेसिस पे इनका नाम दिया गया। तो जैसा कि आपने सेल साइकिल में देखा है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं और कहाँ कहाँ पे साइक्लिन की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो कि जीवन है, जीवन साइक्लिंग के नाम से जाना जाता है। जीवन एस जो कि दोनों के टाइम्स में पाए जाते हैं, एस और एम, ये 4 आपके क्लासेस हैं। इन क्लासेस के साइक्लिन और सीडीके का जो कॉम्बिनेशन था प्रीवियस क्लास के स्लाइड में आप लोगों को बता चुका हूँ। फिगर भी आप लोगों ने देखा था, एज वेल एज आपको वहाँ पे टेबल भी बनाकर समझाया था कि ये आपके पार्ट सी में मैचिंग कराने के लिए दिया जाता है कि कौन कौन से साइक्लिन जो कि जीवन के हैं, जीवन एस के हैं या एस के हैं या फिर एम के हैं, और उनका सी डी के कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है। खास करके आपको एस फेज का जो आपका सी डी के होगा वो भी आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद अगर आप देखा जाए तो जो जी टू फेज़ है यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि आपका जो साइक्लिन के 4 क्लासेस हैं, दैट इज़ द जीवन फेज़ का साइक्लिन, जीवन एस जो ट्रांजिशन फेज़ में पाया जाता है वो, फिर इसके बाद आपका एस फेज़ का, फिर इसके बाद आपका एम फेज़ का। अच्छा, सेल साइकिल मैंने उस दिन बताया था, एक चीज़ पूछना और बताना दोनों भूल गया। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि इससे सपोज ये जीवन फेज है, ये आपका एस फेज है, और आपका ये जी टू फेज है, और ये आपका पूरा एम फेज है। ये तो मैंने बताया था कि जो आपका डीएनए का सिंथेसिस है वो बेसिकली कहाँ पे होगा, दैट इज़ द एस फेज में होगा, राइट। ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये डीएनए की सिंथेसिस बोली जाती है। सवाल अब आपके इससे नहीं आता है, अभी आने लगा है कि डीएनए के सिंथेसिस होने के टाइम पे आपका हिस्टोन प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से फेज में होगा? आई थिंक मैंने ये वाला टर्म बताया नहीं था, ऐसा कुछ डिस्कस किया था क्या? नहीं ना? हाँ, तो मैं देख रहा था कि आपके जो अभी एग्ज़ाम्स में सवाल आ रहे हैं, वो इसी तरीके से आ रहे हैं कि अभी जैसे जैसे आपको जीवन फ़ेज़ के लिए क्या बताया जाता है? जीवन फ़ेज़ में आपको ये बताया जाता है कि इस फ़ेज़ में होने वाले जितने भी काम हैं, मतलब एस फ़ेज़ में होने वाला जो काम है, उसमें लगने वाले सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, वो यहाँ पे बनते हैं, राइट? जिसको आप गैप फ़ेज़ बोलते हैं। तो गैप फ़ेज़ में सारे वो आरएनए, सारे वो एंजाइम या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जो कि इस फ़ेज़ में होने वाला काम होता है। लेकिन आपसे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर जीवन नहीं बताएंगे, एस बताएंगे। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी आपकी एस फेज में ही होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका डीएनए क्या होता है, ये मेल्ट होकर के रेप्लिकेट हो जाता है, और रेप्लिकेशन होने के बाद जब इसकी बाइंडिंग होना शुरू होती है तब जाकर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहले से अगर बना रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसकी हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस आपका जिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी फेज में आपका ये भी सिंथेसिस मानी होती है। तो आपका ये सवाल पूछा गया है कि हिस्टोन प्रोटीन कौन से फेज ऑफ अ सेल साइकिल में सिंथेसिस होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे वहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है, क्योंकि उनको पढ़ाने के टाइम पे ये बताया जाता है कि जैसे अभी अवनीत ने बताया जीवन फेज में, उसके भी दिमाग में यही कॉन्सेप्ट रहा होगा कि एस फेज में इन्वॉल्व होने वाले सारे मॉलिक्यूल्स जीवन फेज में बन जाएंगे, इसीलिए उन्होंने आंसर ये दे दिया कि जीवन फेज में। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा समझना होगा कि हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपका डीएनए मेल्ट होकर के डीनेचर्ड होकर के नया कॉपी बना लेता है। नया कॉपी बनाने के हिस्टोन प्रोटीन क्या है आपका, मतलब बेसिकली डीएनए को रैप करने वाला क्या है, प्रोटीन है, जिसको आपने पढ़ा है सोनाडार्ड मॉडल। तो ये मॉडल आपको ये बताता है कि जैसे 4 आपके यूनिट्स होते हैं टेट्रामर के फॉर्म में,
और ये इस पे क्या करता है, ऐसे डीएनए पूरा आपका रैप करता है, तो जिससे कि आपकी रैपिंग होती आती है, डीएनए को कॉल होता मतलब अच्छे तरीके से पैक होता चला जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपका इसका असेंबलिंग होना शुरू होता है। असेंबलिंग कब होगा, जब इसकी कॉपी बन जाएगी। कॉपी कहाँ बनेगी, एस फेज में। तो डेफिनेटली इस प्रोटीन की सिंथेसिस भी कहाँ पे होगी, एस फेज में होगी। ये चीज़ मैंने उस दिन शायद पढ़ाने के टाइम पे डिस्कस नहीं किया था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए रेप्लिकेशन का काम दोनों ही आपके एस फेज में होंगे। चलिए अभी हम लोग अब मूव करते हैं इधर की तरफ। तो आपको बताया गया कि बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप के, ओके, 4 टाइप के यहाँ पे साइक्लिन हैं जिनका कि फेज के बेसिस पे नाम दिया गया। ईच साइक्लिन इज रैपिडली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक फेज एंड ब्रोकन डाउन व्हेन इट सर्व इट्स फंक्शन। चाहे वो आपका जीवन का हो, चाहे वो जीवन एस का हो, चाहे वो एस का हो या एम का हो, सारे जो साइक्लिन हैं अलग अलग फेजेस के लिए, ये साइक्लिन अपने पर्टिकुलर फेज पे रैपिडली, बहुत ही क्विकली क्या करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। और जैसे ही अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वैसे ये क्या फिर से क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं। इनका टूटना दो चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर पहला, इनका टूटना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अपना ये फंक्शंस परफॉर्म कर चुके हैं। अगर ये नहीं टूटेंगे तो वो जो प्रोसेस ये कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली होता रहेगा, जो कि सेल के लिए क्या है, सही नहीं है। सेल के लिए सब कुछ एकदम कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए होता है, ना कोई चीज़ एक्सेस चाहिए होती है और ना ही कोई चीज़ डेफिसिट में चाहिए होता है। सब कुछ कंट्रोल और ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए ये जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं इनका डिग्रेडेशन होना ज़रूरी होता है। एक तो ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा ये भी होता है कि अगर जो भी कोई सेल आपके जीवन फेज में पड़ी हुई है, उसको जीवन से अगर एस फेज में जाना है, तो एस फेज में जाने के लिए ट्रांजिशन जो करना होता है, इस ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी होता है कि जो इस फेज में बनने वाले आपके प्रोटीन्स हैं, दैट इज साइक्लिन प्रोटीन्स हैं, उनका जब तक डिग्रेडेशन नहीं होगा तब तक अगले वाले फेज के लिए जो साइक्लिन होगा वो नहीं बन पाएगा। राइट। तो ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव वर्क होता है कि प्रीवियस वाले फेज के साइक्लिन का डिग्रेड होना सेल के लिए एक सिग्नल का काम करता है कि अभी अगले फेज में जाने के लिए वो सेल तैयार हो चुका है। अब अगले फेज वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अभी आपको यहाँ पे बताया गया कि जितने भी फेजेस दिख रहे हैं, जीवन, जीवन एस, एम और एस, ये सारे फेजेस में अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पर फेजेस में बनने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। और जैसे ही अपना काम ख़त्म करते हैं वैसे ही फिर से क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी किसी और भी मॉलिक्यूल से मैच करता है। और ये आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था उस टाइम पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ, लाइक एज एंजाइम लिख दूँ, हार्मोन्स लिख दूँ, एंटीबॉडी लिख दूँ, तो ये वाली एक्टिविटी इन तीनों में से किससे मैच करती है, मतलब साइक्लिन का जो काम करने का तरीका है वो किसके होमोलॉगस है। अगर यही सवाल अगर आपसे बनेगा तब क्या बताएंगे। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनता है, फिर इसके बाद काम खत्म करने के बाद खराब हो जाता है। हार्मोन्स। और एंजाइम। एंजाइम आपकी बॉडी में एंजाइम आपकी बॉडी में हमेशा बने रहते हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछ दिया जाए कि इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन साइक्लिन इज होमोलॉगी टू, फंक्शन के बेसिस पे साइक्लिन किससे होमोलॉगी शो करता है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, क्या बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया गया अभी कि साइक्लिन जो होता है रिक्वायरमेंट के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे उसकी ज़रूरत होती है उस टाइम पे ये बनता है। और ये ज़रूरत इनके सेल के साइकिल के अंदर में हो रही है और कहीं पे नहीं हो रहा। तो जिस फेज में जिस टाइप के साइक्लिन की रिक्वायरमेंट होती है वो वाला साइक्लिन क्या होगा, बनेगा। और जैसे ही अपना वो काम करेगा, काम क्या होगा, उस साइकिल में या उस फेज में इन्वॉल्व होने वाले पर्टिकुलर सी डी के जो मॉलिक्यूल्स होगा, सी डी के मॉलिक्यूल, इस सी डी के मॉलिक्यूल्स का जो आपका एक्टिव साइट्स होगा उस पर क्या करेगा, जा करके बाइंड करेगा साइक्लिन। जैसे इससे बाइंड करेगा तो ये इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब ये एक्टिवेट होगा तो जो भी आपका सबस्ट्रेट होगा उस पर क्या करेगा, फॉस्फोरेसेंस करने का काम करेगा। राइट, यही इन तीनों का काम होता है। तो जब आपका साइक्लिन जो है अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग रहता है,
तो जब अपना ये काम करता है तो फिर से क्या होता है, यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, ये दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। अगर ये खत्म हुआ तो ये भी खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो ये पूरा इसका जो सबस्ट्रेट रहेगा टारगेट प्रोटीन का, वो जो भी फॉस्फोरिलेट हुआ था वो डीफॉस्फोरिलेट हो जाता है। उसके लिए एक एंजाइम आता है फॉस्फेटेज नाम से। तो इस तरीके से काम ये करते हैं। तो इनका यही मतलब होता है कि जिस किसी फेज में, सपोज कीजिए कि अगर आपका ये जीवन फेज है, तो जीवन फेज में ये वाला आपका साइक्लिंग बना, और इस साइक्लिंग बनने के बाद सीडीके से क्या किया, कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद अपना फंक्शन क्या किया, परफॉर्म किया, मतलब टारगेट जो आपकी प्रोटीन है उस प्रोटीन को क्या किया, उसने फॉस्फोराइलेट कर दिया, राइट। ऐसे ही सेम मैनर पे काम आपका करता है हार्मोन्स। जैसे आपकी बॉडी में हार्मोन्स हमेशा नहीं बने रहते हैं, चाहे वो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले आप लोग पढ़ कर के आए थे एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन के बारे में। तो कोई भी हार्मोन आपकी बॉडी में हमेशा कॉन्टिन्यूसली नहीं बनता है, उसकी जब ज़रूरत होती है तब वो बनता है, काम खत्म होने के बाद फिर से वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होती है, कंट्रोल रह पाती है। सपोज कीजिए अगर फॉर एग्जांपल कि आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन जो है वो बना, और ये एपिनेफ्रिन आपकी बॉडी में बनता ही रह गया, ये डिग्रेड नहीं हुआ, तो क्या होगा, मान लीजिए कि आप ऐसे रास्ते से जा रहे थे, ये आप खड़े हुए हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको जो है यहाँ पे कोई कुत्ता दिखा, और जिसने कि आपको दौड़ाया, और उस दौड़ने के टाइम पर आपकी बॉडी में क्या हुआ, एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, जिसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई, आप भागना शुरू कर दिए। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर एपिनेफ्रिन आपकी बॉडी में हमेशा बना रहेगा तो क्या होगा, आप कंटिन्यूसली हमेशा भागते ही रहेंगे, आप खुद को रोक नहीं पाएँगे, जो कि एक एबनॉर्मल एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाएगा कि अरे भैया पागल हो गया क्या, हमेशा भागता ही रहता है ना? या सपोज़ कीजिए कि आपको, आपके किसी फ्रेंड को किसी ने कुछ बोल दिया और आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो गए, हाइपर हाइपर हो गए हैं आप, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में यही हार्मोन्स बनेगा। और अभी आपने जब फाइट करने के मूड में आप आए, किसी को मारना आपने शुरू किया, एपिनेफ्रिन बना हुआ है, पता लगा अगर ये एपिनेफ्रिन बनना मतलब काम खत्म करके ये खत्म नहीं हुआ, तो आपकी बॉडी में अगर हमेशा ये बना रहेगा, तो आप जिस किसी को भी पकड़े हुए हैं, आप कंटिन्यूअसली मारते ही रह जाएँगे, तो फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, अभी हमने सिर्फ हार्मोन्स का अभी हार्मोन्स का ही सिर्फ एग्जांपल दिया है। अभी नीचे आएँगे और सब पे सबको बताएँगे कि क्यों है वो क्यों नहीं है। पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा है कि ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे काम करने वाला क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। पढ़ा है आपने हार्मोन्स के बारे में, प्रॉपर्टीज में पढ़ाया गया कि दे आर द वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड इन वेरी हाईली एक्टिविटी, दैट मीन्स दे कैन एक्ट एज लो कंसंट्रेशन। पीको वाले कंसंट्रेशन में भी रहते हैं तब भी ये काम कर जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं और उतने अमाउंट में काम करके ख़त्म हो जाते हैं। जब कभी इनका टारगेट पे, जैसे जो भी सपोज कीजिए कि यहाँ से हार्मोन्स बना और ये वाला टारगेट सेल पे आके काम करना था, यहाँ पे काम करेगा, फिर इसके बाद ये डिग्रेड हो जाता है। तो हार्मोन्स आपकी बॉडी में सिर्फ कंडीशनल होते हैं, वो हमेशा नहीं बनते हैं। इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी सेल्स हमेशा एक्टिव नहीं होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स को एक्टिव करने के लिए किसी स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये स्टिमुलाई इनको मिलता है, ये एक्टिव हो जाते हैं और अपना ये हार्मोन्स बनाते हैं, तब जाकर के टारगेट सेल पे क्या करेगा, काम करेगा, राइट। तो इनका, हाँ, नहीं, हार्मोन्स स्टोर नहीं होते हैं, ये कंडीशनल मॉलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि जब आपकी बॉडी की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब का एंडोक्राइन ग्लैंड के पास मैसेज जाता है और वो वाली हार्मोन्स क्या होती है, बनाती है। जैसे अगर आपको सपोज कीजिए कि कहीं पे मान लीजिए कि कल का मॉर्निंग में आपको 3 बजे कहीं जाना, उठ के जाना है, आप सोने के टाइम पर अपने दिमाग में क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं 2-3 बार कि अच्छा हमको कल मॉर्निंग में 3 बजे जगना है, 3 बजे जगना है। आपकी बॉडी में ये मैसेज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। और बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है आपका, एक तरीके से इसे पीनियल बॉडी भी नाम से भी जाना जाता है। वो ऐसे हार्मोन्स को बनाता है जो कि आपको रिमाइंड कराता है कि नहीं, आपको 3 बजे कहीं जाना था। और आप देखते हैं कि आपकी नींद 3 बजे के पहले ही खुल जाती है, 3 बजे तक खुल जाती है। अमूमन आप 3 बजे नहीं जगते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको दर्शन करने, कहीं कहीं गए, सुबह सुबह टाइम पे आपको निकलना है, ट्रेन पकड़ना है, एग्ज़ाम है, कुछ भी है, और आप सोने से पहले उसको 2 या 3 बार दिमाग में याद रखते हैं कि अच्छा हमको सुबह के सुबह 3 बजे जगना है, तो वो चीज़ें एज अ सेंसेशन का काम करती है। वो सेंसेशन आपके ब्रेन में मतलब फिट हो जाती है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक जाकर के स्टोर कर लेता है, और वही सेंसेशन आपके हार्मोन्स को बनाने का काम करता है, और वो हार्मोन्स आपको जगाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हार्मोन्स कंडीशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि आपकी बॉडी में कभी जैसा सिचुएशंस होगा, कंडीशंस होंगी, तो वैसे वाले मॉलिक्यूल्स आके बनेंगे, फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, फिर से क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
एंटीबॉडी भी आपकी कंडीशनल ही होती है। ये एंटीबॉडी आपके सेल्स में हमेशा नहीं बने रहते हैं। आप पढ़ कर के आ चुके हैं कि आपके जो बी सेल्स होते हैं उनके उनके सरफेस पे क्या होता है, आपका एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब ये एंटीजन इससे बाइंड करता है तब जाकर के डिफरेंशिएट होता है आपका प्लाज्मा सेल्स में, फिर उसके बाद आपका मेमोरी सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, आपका एंटीबॉडी बनाता है। और जैसे ही एंटीबॉडी आपकी बनेगी, इस एंटीजन क्या करता है, किल करता है। किल करने के बाद फिर से एंटीबॉडी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो एंटीबॉडी भी आपका साइक्लिन का होमोलॉगी वाला मॉलिक्यूल है, फंक्शंस के बेसिस पे। जिस तरीके से साइक्लिन बनता और बिगड़ता है, वैसे ही आपका ये भी होता है। एंजाइम्स आपकी बॉडी। हाँ। नहीं नहीं, हार्मोन्स स्टोर नहीं होते हैं। स्टोर का मतलब होता है कि जिस टाइम पे वो बना, ऐसा नहीं कि वो एक बार बन गया तो वही बार बार काम करेगा। स्टोर का मतलब सिर्फ जिस टाइम पे वो फंक्शनल स्टेट में था उसके लिए दिया जाता है आपको। कि जब ही आपको एडीएच हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो वो एडीएच हार्मोन जब बना, तो उसका जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ना कि जैसे जो लीवर और ये होता है कि गॉल ब्लैडर, तो आप पढ़ते हैं कि लीवर से आपका प्रोडक्शन होता है, आकर के स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। तो वो एक उसका सेकेंडरी साइट्स है, वहाँ से आकर के आपका इंटेस्टाइन और स्मॉल का जो ट्रैप जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पर आकर रिलीज होता है। तो वैसे ही आपने एडीएस के बारे में जो पढ़ा, वो उसका मीन सही है, बट आप उसको इंटरप्रेट थोड़ा गलत कर रहे हैं। वो उसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर आपकी बॉडी में एडीएच हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट हुई, वो वहाँ से बनने के बाद आकर वहाँ पे स्टोर होता है। इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर रहेगा, और वो जब भी आपकी बॉडी में एडीएच हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वहीं से आएगा, नहीं। वो बार बार आपका एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है। तो हार्मोन्स बेसिकली आपके स्टोर करने वाले मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में बनते हैं और हाईली एक्टिव होते हैं। जैसे ही काम करेंगे अपना, वो फिर से खत्म हो जाते हैं, खराब हो मतलब डिग्रेड हो जाते हैं। और ऐसे ही आपका एंटीबॉडी भी होता है। एंटीबॉडी का भी सिंथेसिस कंडीशनल बेसिस पे होती है। कंडीशंस अगर रहेगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। और अगर बना, अपना फंक्शन को परफॉर्म किया, तो वो जा सकता है। एंजाइम्स को लेकर के देखिए, यहाँ पे दो टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजाइमोलॉजी में, अगर किसी ने पार्मर वाली बुक पढ़ी हुई है तो आपको एक टर्म दिया जाता है एंजाइम को लेकर के, दैट इज, ऐसे कोई सबस्ट्रेट हो और उस सबस्ट्रेट पे जब आप एंजाइम को क्या करते हैं, टैग करते हैं, तो उसके लिए टर्म देते हैं, याद है ना? तो एंजाइम्स को बेसिकली आप एक बार अगर आपने बना दिया, तो आप उसको लाइफ टाइम भी काम करा सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो एंजाइम टेक्नोलॉजी की पूरी इंडस्ट्री होती है, उसी बेसिस पे काम करती है कि आपने एक बार एंजाइम को ये बनाया, किसी सॉलिड मैट्रिक्स पे इसको आपने क्या किया, टैग कर दिया, और इसी एक ही एंजाइम से आप न जाने कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो वंस टाइम पे बनता है तो बहुत टाइम तक आपका काम करता रहता है। मतलब वो काम करता ही रहेगा, वो डिग्रेड होने वाली चीज़ नहीं होती है। हाँ, वो इनएक्टिव फॉर्म में ज़रूर जाती है। कंडीशंस अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन वो डिग्रेड नहीं होता है। राइट? तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अपने आपस में क्या सिमिलरिटीज़ है, उनके फंक्शंस के नेचर के बेसिस पे, हार्मोन्स में, एंटीबॉडी में और साइक्लिन में, क्योंकि ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। ओके, तो होपफुली अभी आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, साइक्लिन लेवल्स इन द सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय बोथ डिस्ट्रक्शन एंड सिंथेसिस। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल वाला सेंटेंस है, और मोस्ट ऑफ टाइम पे ये वाले ऑप्शन लगा के सब चले आते हैं। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जो साइक्लिन का लेवल होगा अलग अलग फेजेस में, जो भी आपके फेजेस होंगे उन अलग अलग फेजेस में साइक्लिंग का जो कंसंट्रेशन होगा, वो दोनों बात पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रक्शंस पे भी, सिंथेसिस पे भी। मतलब आपकी जो सिंथेसिस, जो साइक्लिंग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उन साइक्लिंग मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके भी उनके लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर उन मॉलिक्यूल्स को बना करके भी उनके लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। डिपेंड करेगा। जैसे सपोज लो कंसंट्रेशन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी सिंथेसिस होगी कंटिन्यूसली। होते होते अगर उस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है, जिससे जिससे कि जितना उसको काम है जिस सेल्स को, उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा अगर हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। तो
सेल में एक प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए सेल्स दोनों ही मैकेनिज्म को फॉलो करता है, सिंथेसाइज भी करता रहता है, डिस्ट्रक्शंस भी करते रहते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा कि कंट्रोल जो लेवल है साइक्लिंग का वो दोनों तरीके से किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे यहाँ पर आंसर लगा कर लोग आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेल में साइक्लिन बन रहा होता है तो उसको डिग्रेड करने के लिए डिस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, सिंथेसिस की बात नहीं करते हैं। Cycline destructions occur by, this is one of the most important terms, ubiquitin dependent proteolysis process, जिसको कि आप यूबिक्विटिनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का यहाँ पे क्या होता है, लाइसिस होता है। और यूबिक्विटिन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कि आपके दो तीन चार कंपोनेंट भी मिले हुए सकते हैं। अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग काम होता है, किसी का बाइंडिंग का काम होता है, किसी का रिकॉग्निशन का काम होता है, तो कोई आपका प्रोटियोलाइसिस करेगा मतलब वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस तरीके से कई सारे कंपोनेंट मिल करके यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये यूबिक्विटिन डिपेंडेंट है, इसका मतलब कि इनके डिग्रेडेशन होने के लिए, मतलब साइक्लिन का डिग्रेडेशन होने के लिए यूबिक्विटिन का प्रेजेंट होना बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, और अगर इनका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो सेल का जो डिवीज़न है या जो कंट्रोल है तरीके से अबरप्ट हो जाएगी, और उस अबरप्ट कंडीशन से उस इंडिविजुअल्स को हार्म पहुंच सकता है। तो यूबिक्विटिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो साइक्लिन का डिस्ट्रक्शंस कैसे होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ये वाला टर्म आपको दिया जाता है। यूबिक्विटाइजेशन, एस्टाइलेशन या फिर एसाइलेशन या फिर फॉस्फोरिलेशन, ये सारे टर्म्स आपको ऑप्शंस में मिलते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू साइक्लिन का डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन कराया जाता है। और होगा क्या, चूंकि ये प्रोटीन नेचर के हैं तो प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस होगी, मतलब बॉन्ड स्पेसिफिकली ब्रेकआउट किए जाते हैं। Ubiquitin dependent proteolysis of a cyclin is mediated by ubiquitin ligase। ये यूबिक्विटिन जो डिपेंडेंट आपका प्रोसेस हो रहा है साइक्लिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन का, उसके लिए एक एंजाइम काम करता है, इसका नाम है यूबिक्विटिन लाइगेज, SCF। ये एक आपका एग्जांपल है किसका, दैट इज द यूबिक्विटिन का। जहाँ पे एस स्टैंड फॉर SKP1 प्रोटीन, सी स्टैंड फॉर CUL1 प्रोटीन, और एफ स्टैंड फॉर एफ बॉक्स प्रोटीन। ये तीन अलग अलग क्या है, कॉम्प्लेक्सेस हैं। इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस को मिला करके आपका SCF बना, और ये SCF एक क्या है, यूबिक्विटिन लाइगेज का एग्जाम्पल, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो यूबिक्विटिन लाइगेज क्या करे। हाँ जी। हाँ, ये यूबिक्विटिन लाइगेज होता है जो कि आपका प्रोटियोलाइसिस करने का काम करता है। ये वो वाला लाइगेज नहीं है जो कि आपने DNA टेक्नोलॉजी में पढ़ कर के आया, जहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि इस तरीके से ब्रेकआउट करने में क्या करता है, काम करता है। तो ये SCF आपका एक प्रोटीन है जिसका कि तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिसमें एफ क्या है आपका, एफ बॉक्स प्रोटीन है, सी क्या है, CUL प्रोटीन है, और एस क्या है, SKP1 प्रोटीन है। इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर के ये आपका एक यूबिक्विटिन लाइगेज का एग्जांपल है, बनता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, डिस्ट्रक्शंस एंड यूबिक्विटिनेशंस ऑफ G1 फेज साइक्लिन। तो G1 फेज साइक्लिन में कौन कौन से साइक्लिन आते हैं, जरा नाम बता दीजिए आप लोग फटाफट। हाँ जी। साइक्लिन डी एंड CDK4+6। तो अब इसको आप अच्छे से याद रखिए कि साइक्लिन डी को डिग्रेडेड करने के लिए आपके पास जो यूबिक्विटिन लाइगेज प्रोटीन है वो क्या है, दैट इज द SCF। जीवन फेज के साइक्लिन को, जीवन फेज कौन है आपका, CD के साइक्लिन डी, साइक्लिन डी को डिग्रेड करने के लिए SCF आएगा, जो कि एक आपका यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम है, और उसको ब्रेक करने का क्या करता है, काम करता है। ओके। तो ऐसे ही एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम है, इसका नाम है E3। और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है यूबिक्विटिनेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस के लिए, S और M फेज साइक्लिन के लिए। तो आपने पढ़ा S और M वाले के लिए। तो S फेज का कौन कौन साइक्लिन है,
हाँ जी। साइक्लिन ई है आपका एस के लिए, और एम के लिए साइक्लिन ए। एस के लिए ए है और एम के लिए, तो ऐसे भी आपको दे सकता है। मतलब मैंने यहाँ पे फेज वाइज लिख रखे हैं, लेकिन आपको साइक्लिन ए बी सी डी इस तरीके से जो भी साइक्लिन आपके होते हैं उनके नाम से भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोटीन जो होगा उनको डिग्रेड करने का काम करेगा। तो इनके कॉम्बिनेशंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से आपका पार्ट सी और पार्ट बी दोनों टाइप के सवाल आपसे बनते हैं कि कौन कौन से ऐसे लाइगेजेस हैं या यूबिक्विटिनेशंस जो पार्टी प्रोसेस हो रही है, वो कौन सा यूबिक्विटिन प्रोटीन होगी जो कि आपका जीवन प्रोटीन के जीवन के साइक्लिन को डिग्रेड करेगी, कौन से होंगे जो कि आपके एस एम को करेंगे। इस तरह के सवाल आपके बनते हैं। तो एस सी एफ जो कि जीवन को करेगा, ई थ्री जो कि एस और एम फेज के साइक्लिन को डिग्रेड करने का काम करता है। सो साइक्लिन के बाद हम लोग आते हैं सीडीके पे, जिसका कि नाम ही बताता है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो ये एक ऐसा प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी शो करने वाला एंजाइम है जो कि साइक्लिन के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। साइक्लिन अगर होगा, वो बाइंड करेगा तब तो जाकर के एक्टिव हो पाएगा। अगर वो नहीं होगा और बाइंड नहीं करेगा तो एक्टिव ये आपका नहीं हो पाएगा। इसका एक्टिव होना और ना होना टोटली साइक्लिन की कंसंट्रेशन और साइक्लिन के बाइंडिंग पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर बाइंड करेगा, अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो अपने टारगेट प्रोटीन को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, जिससे कि वो वाली प्रोटीन्स क्या होगी, एक्टिव हो जाती है। तो साइक्लिन के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे देख लेते हैं। सी डी के साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज आर सो नेम्ड बिकॉज देयर एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द साइक्लिन। इनका नेम ही इस तरीके से रखा गया है, दैट इज सी डी के। साइक्लिन के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब इनकी एक्टिविटी जो होती है वो टोटली रेगुलेट की जाती है साइक्लिन से। दैट इज़ वाई इनका साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के नाम से रखा गया है। और सीडीके जो है वो कैटालिटिक होता है और एक्ट एज ए काइनेज काम करता है। जहाँ कहीं पे भी काइनेज वर्ड आता है आप समझ जाते हैं कि वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का क्या होगा, एडिशन होगा, राइट। और इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। साइक्लिन बाइंड्स टू द सीडीके मॉलिक्यूल्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटी ऑफ अ फॉस्फोरेसेंस ऑफ अ टारगेट प्रोटीन। मान लीजिए कि आपका ये टारगेट प्रोटीन है, ये आपका सीडीके मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है, साइक्लिन है। तो साइक्लिन पहले क्या करेगा, सीडीके मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। जैसे ही आपका ये बाइंड करेगा, ये सीडीके मॉलिक्यूल इस टारगेट प्रोटीन के या तो सेरीन या तो थ्रियोनिन, इस प्रोटीन के सेरीन या थ्रियोनिन कंपोनेंट पे क्या करता है, फॉस्फोरेसेंस कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन आपकी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। तो ये एक्टिव होना ही इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके होने का क्या है, इंडिकेशन होता है। तो साइक्लिन जो होगा वो सीडीके को बाइंड करेगा। सीडीके जो रहेगा अपने टारगेट प्रोटीन को के जो पेप्टाइड्स होंगे उनमें सेरीन और थ्रियोनिन जो आपका अमीनो एसिड होगा उस पर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिससे कि वो क्या होगी, एक्टिव हो जाती है। CDK catalyze the phosphorylation of a specific serine and threonine residues of the target protein। ये कई बार बड़ा ही फ्रिक्वेंटली सवाल ये पूछा जाता है कि फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन से अमीनो एसिड पे होती है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, सेरीन है और इसके बाद थ्रियोनिन। ये तो कॉन्सेप्ट कई बार आपको बताया गया और कई बार आता भी है। तो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होगी इन दोनों पे होगा, सेरीन पे होगा, थ्रियोनिन पे होगा। और ऐसा हो जाने से प्रोटीन क्या होगी, आपकी एक्टिव हो जाएगी। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इज ट्रांसिएंट एंड रिवर्सिबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसका मतलब ये है कि अगर एक बार ये फॉस्फोराइलेशन हो चुका है तो इसका डीफॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है। और ये प्रोसेस होने पर एक फेज से दूसरे फेज में क्या होती है, प्रोटीन सबकी ट्रांसफर होती है या प्रोसेस क्या होता है, आगे प्रोसीड करता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस जो है ट्रांसेंट होती है और रिवर्सिबल होती है। इन दोनों चीज़ों को याद रखिए। व्हेन सीडीके एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स disappear, the phosphorylated proteins are rapidly dephosphorylated by the phosphatase enzyme। मतलब अगर एक बार साइक्लिन ने सीडीके से बाइंड किया, सीडीके ने क्या किया, टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया। अब जैसे सीन में दिखाता हूँ, मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे क्या है, टारगेट प्रोटीन है और इसके बाद मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, सीडीके मॉलिक्यूल है। इसके बाद मान लीजिए आपका क्या है, ये साइक्लिन है।
साइक्लिन ने बाइंड किया, ये इसको एक्टिवेट किया, इसके एक्टिवेट होने के बाद ये वाली जो प्रोटीन है, इसका मान लीजिए कि आपका ये सेरीन रेसिड्यूज है, या इसका क्या है, थेरीन रेसिड्यूज है, इस पे क्या हुआ, फॉस्फोरेशन हुआ, ये एक्टिव हो गया। इनके एक्टिव होने के बाद जैसे ही ये दोनों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मतलब ये सीडीके और साइक्लिन, क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, वैसे ही इनके डिसअपियर होने के बाद ही ये जो सबस्ट्रेट, मतलब आपका जो ये टारगेट प्रोटीन होता है, इन पे जो फॉस्फोरेशन हुआ रहता है, इस फॉस्फेट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एंजाइम आता है, इसका नाम है दैट इज द फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है, जबकि काइनेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि फॉस्फेट को ऐड करने का क्या करता है, काम करता है। तो जब आपका साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स का डिसअपियरेंस हो जाता है, मतलब कि उनको उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, तो ऐसा होने के बाद आपका जो फॉस्फोरेटेड प्रोटीन्स होती है, वो बहुत ही तेज़ी से फिर से क्या होती है, डीफॉस्फोरेलेट हो जाती है। और अगर डीफॉस्फोरेलेट हो जाएगा तो इसका मतलब कि उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई, रुक गई। तो डीफॉस्फोरेलेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, दैट इज द फॉस्फेटेज। फॉस्फोराइलेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, दैट इज द काइनेज। तो ये आप लोगों ने दो एंजाइम के बारे में पढ़ा। काइनेज आपका क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम करेगा, फॉस्फेटेज क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करेगा। ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिन और सीडीके का जो बाइंडिंग होती है वो किस तरीके से आपका होता है, और बाइंडिंग होने के टाइम पे क्या क्या कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं, कौन कौन से टाइप का वहाँ पे इंटरेक्शंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। When a cyclin is present in the cell, it binds to the catalytic subunit of the CDK and causing a major changes in the conformations of the catalytic subunit। तो मान लीजिए कि CDK का आपका ये क्या है, कैटालिटिक सब यूनिट है, लाइक दैट इस तरीके से। और आपका जो साइक्लिन है वो जब बाइंड कर रहा है, मान लीजिए आपका साइक्लिन क्या किया है, बाइंड किया हुआ है, तो साइक्लिन के बाइंड करने से इसका जो आपका कैटालिटिक सब यूनिट होता है, यहाँ पे कुछ समवॉट क्या आते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, किसके, सी डी के मॉलिक्यूल्स के एक्टिव साइट पर। और ये क्या है, आपका साइक्लिन है। ओके, चेंजेस आते हैं। एक्स-रे crystallographic structures of the various cyclin CDK complexes indicate that cyclin binding causes the movement of a flexible loop of a CDK polypeptide chain away from the opening to the enzyme's active sites। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये बताता है कि बेसिकली जब सीडीके और साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स जब बनता है, तो इस बात का इंडिकेशन होता है कि साइक्लिन जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रही है, कॉज कर रही है मूवमेंट किसमें, दैट इज अ फ्लेक्सिबल लूप ऑफ सीडीके पॉलीपेप्टाइड चेन। जो सीडीके को बनाने बनाने वाली, मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को बनाने वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उस चेन में जो फ्लेक्सिबल लूप होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द ओपनिंग टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, और जिसकी वजह से एंजाइम्स का एक्टिव साइट क्या होता है, ओपन हो जाता है, अलाउइंग द सीडीके टू द फॉस्फोरेटेड इज प्रोटीन सबस्ट्रेट, राइट। और ऐसा होने से बेसिकली आपका जो टारगेट प्रोटीन होती है सबस्ट्रेट, उस प्रोटीन का क्या होता है, फॉस्फोरेशन हो जाता है। तो जैसा कि आपने जाना है कि प्रोटीन काइनेज हमेशा फॉस्फोरेशन करता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो साइक्लिन होगा वो सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और सी डी के कंपोनेंट से बाइंड करने के बाद वहाँ पे क्या आता है, कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं सी डी के मॉलिक्यूल्स के एक्टिव साइट्स पे या फंक्शनल ग्रुप पे। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर्स इस बात को बताती है कि जब साइक्लिन का सी डी के से बाइंडिंग होती है, तो वहाँ पे आपका एक लूप है फ्लेक्सिबल लूप के नाम से, उसकी वजह से बेसिकली उसमें कन्फर्मेशन क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। अभी क्या, अभी मतलब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अमित अपनी स्क्रीन को पहले बंद करो भाई।
अभी दिख रहा है? चलिए ठीक है। अमित अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन फिर से प्रेजेंटिंग मोड पे लगा दिया है, तो अभी दिखते रहना चाहिए। ओके, तो साइक्लिन का सीडीके के साथ में जो बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है अल्टीमेटली, कि साइक्लिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सीडीके से बाइंड करते हैं, और सीडीके के बाइंडिंग की वजह से जो सीडीके प्रोटीन्स का एक्टिव साइट्स है, मतलब एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट्स होता है उसमें कॉन्फर्मेशन क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और ऐसा होने से वो बेसिकली अपना जो टारगेट प्रोटीन होती हैं, उन टारगेट प्रोटीन के सेरिन या थ्रेनिन रेसिड्यूज पे क्या कर सकता है, वो फॉस्फोरिलेट करा सकता है। यही इसका क्या होता है, काम होता है। तो सी डी के फॉस्फोराइलेशंस एंड डी फॉस्फोराइलेशंस, तो यहाँ से आपको ये देखना होगा कि सी डी के मॉलिक्यूल्स का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा, डी फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा। ये फिगर आपको काफ़ी कुछ समझा करके जाता है, और इस फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर आपको फेजेस दिए गए हैं, दैट इज़ द इंटरफेज है, यहाँ पे जी टू फेज है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे माइटोसिस है, और इसके बाद यहाँ पे फिर आपका जीवन फेज है। मतलब बीच में आपका माइटोसिस है, तो मतलब यहाँ से सेल्स माइटोसिस के लिए अगर जाना चाहती है, मतलब कोई फेज, अगर कोई सेल जो कि आपका इन फेजेस को क्रॉस करके आई हुई है, लाइक G1 को आई हुई है, एस को आई हुई है, G2 को आई हुई है, और एम में जाना चाहती है, तो G2 से एम में जाने के लिए सेल्स को ट्रांजिट होने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आते हैं, इसको आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि फॉस्फोराइलेशंस का मतलब हमेशा एक्टिव होने से मतलब नहीं होता है। मतलब कि जहाँ कहीं पे भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि वो हमेशा उस प्रोसेस में या उस मॉलिक्यूल्स को हमेशा एक्टिव ही करेगा। ये फॉस्फोराइलेशंस की प्रोसेस इनहिबिटरी भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। Phosphorescence process may also be inhibitory in nature। ज़्यादातर टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फॉस्फोराइलेशन जहाँ कहीं पे भी होता है, वो उसको एक्टिव करने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हमेशा और हमेशा सिर्फ प्रोसेस को एक्टिव ही करेगा, वो उसको इनहिबिट भी कर सकता है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि इस साइक्लिन के साथ में लगा हुआ जो काइनेज है, इस काइनेज के पास यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब कि एक आपका टायरोसिन 15 है, और एक थ्रियोनिन आपका क्या है, 161 है। यहाँ पे दो प्रोटीन हैं जिनका कि कैक और V1 के नाम से जाना जाता है। कैक का मतलब होता है सी डी के एक्टिवेटिंग काइनेज, राइट। ये कैसे काम कर रहे हैं आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले सी डी सी जो काइनेज प्रोटीन है वो क्या आपका इनएक्टिव है। ये वाले प्रोटीन के साथ में होने के बाद यहाँ पे पहले जो आपका V1 जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है किस पे, दैट इज़ द टायरोसिन 15 पे। अभी इसका लिटरेचर आगे मिलेगा। तो V1 प्रोटीन जो होता है टायरोसिन 15 पे क्या करेगा, जब आपका फॉस्फोराइलेशन करता है, तो ये वाला जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो एक्ट करता है, एक्ट एज इनहिबिटरी। मतलब ये कि अभी ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये इस पूरे प्रोसेस को क्या कर रहा है, साइक्लिंग, मतलब ये दोनों क्या थे, यहाँ पे आपका सीडीके है, यहाँ पे आपका क्या है, साइक्लिंग। इन दोनों का बाइंडिंग होना भी, अरे हेलो, हेलो, बड़ा डरावना सा आवाज था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मतलब सब कुछ ठीक तो है ना। हम तो सोचे कि क्या हो गया भाई, बड़ा खतरनाक टाइप का आवाज आने लगा। अभी तो ओके। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये फिगर में क्या दिखा रहा है कि जो आपका काइनेसिडी के प्रोटीन है और जो साइक्लिन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी ये वाली प्रोटीन्स आपकी एक्टिव नहीं है। कैसा दिखाई दे रहा है आपको, इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। ये इनएक्टिव होने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो साइक्लिन है, ये जब बाइंड किया तो यहाँ पे V1 प्रोटीन है, और ये V1 प्रोटीन जो होती है इस CDK के आपके
टायरोसिन 15 नंबर पे जो टायरोसिन होता है उसको क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। ये फॉस्फोराइलेशन करने के बावजूद भी ये प्रोटीन्स आपकी एक्टिव नहीं होती है। ये आपका इनहिबिटरी टाइप का फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रोटीन आता है, दैट इज द कैक, मीन्स सी डी के एक्टिवेटिंग काइनेज जो होती है वो आता है। और वो अब बेसिकली इस वाले प्रोटीन के 161वें नंबर पे जो थ्रियोनिन होता है उस पर क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। जब ये दोनों फॉस्फोराइलेशन हो जाते हैं तब जा करके बेसिकली क्या करेगा, आपका ये प्रोटीन्स एक्टिव हो जाता है। और ऐसा करने के लिए इस वाले सी डी सी 25 वाले मॉलिक्यूल्स का भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये जो सेकेंड टाइप के फॉस्फोराइलेशन होता है वो बेसिकली वो ये करता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्वमेंट से अब आपका ये जो साइक्लिन और सीडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और अब आपकी जो सेल्स होती है वो G2 फेज से ट्रांजिट कहाँ पे कर जाती है, माइटोटिक फेज में चली जाती है। तो माइटोटिक फेज में जाने के लिए यहाँ पर बेसिकली सी के और साइक्लिन मॉलिक्यूल्स में के कॉम्बिनेशन के साथ साथ में डबल टाइम पे फॉस्फोराइलेशन होता है। सिंगल टाइम पे जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो उस टाइम पे प्रोटीन्स आपकी इनएक्टिव रहती है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है। फिर इसके बाद दूसरा आपका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होता है, तब जाकर के आपके वो प्रोटीन्स एक्टिव हो पाती है। और अब आपकी जो सेल्स होगी वो आपका इंटरफेस G2 से क्या करेगा, माइटोसिस फेज में जाना शुरू कर देती है, चली जाती है। और तब जाकर के वहाँ पे डिवीजन होता है। तो इसके पहले सारी लिटरेचर्स को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये वाला जो V1 प्रोटीन है ये एक तरीके काइनेज एंजाइम है। और ये काइनेज जो है वो ये इसके लिए करता है, टायरोसिन 15th नंबर पे जो होता है इस वाले उसमें उस पे करता है। और ये इसको ये करने के बावजूद भी अभी भी प्रोटीन्स आपकी इनएक्टिव होती है। ये आपका एक इनहिबिटरी फॉस्फोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। जब दूसरा CDC 25 आकर के इसको क्या करेगा, फॉस्फोरेसेंस करता है, तब जाकर के आपका क्या होता है, वहाँ पे एक्टिवेट करने का काम करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो लिटरेचर है उनको अच्छे समझाता हूँ, फिर आपको फिगर पे जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है MCDK, मतलब कि M फेज में काम करने वाला जो CDK है, एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय प्रोटीन काइनेज V1। ये आपका V1 एक प्रोटीन काइनेज है जो कि माइटोटिक्स फेज में जो CDK प्रोटीन्स होती हैं उनकी एक्टिविटी क्या करता है, इनहिबिट करता है। विच फॉस्फोराइलेट इनहिबिटरी टायरोसिन एट 15 पोजीशन इन CDK। ये V1 जो प्रोटीन होती है जो कि काइनेज है वो क्या करता है, टायरोसिन जो कि 15 नंबर प्रेजेंस होता है उसके उस पे क्या करता है, फॉस्फोरेसेंस कर देता है CDK मॉलिक्यूल्स में। और ये उसको क्या करता है, इनहिबिट किया रहता है। मतलब कि अभी आपको सेल्स G2 फेज से M फेज में नहीं जाने देगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें G2 से M में जाना है तो G2 से M में जाने के लिए V1 जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, फॉस्फोरेसेंस करती है किसके, CDK मॉलिक्यूल्स में। और आपको पता है अच्छे तरीके से कि CDK साइक्लिंग का जो कॉम्बिनेशन होगा तभी यहाँ पे जा पाएगा। तो इस पे जो आपका 15th नंबर पे टायरोसिन प्रेजेंट होता है उस टायरोसिन पे क्या करेगा, आपका ये फॉस्फोराइलेट कर देता है। और ये करने से अभी भी आपका जो G2 वाला प्रोटीन में इन्वॉल्व होने वाला CDK मॉलिक्यूल से कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। V1 inhibits cells from initiating mitosis until the size is adequate। V1 प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब यही वो प्रोटीन है जो कि पूरे इंटरफेज के प्रोसेस को M फेज में जाने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। मतलब इंटरफेज में जो भी कमियां रही हैं आते आते आपका मान लीजिए ये G2 फेज है, ये S फेज है और ये G1 फेज है और ये आपका पूरा एम फेज है। तो यहाँ से यहाँ मतलब एम फेज में जाने के लिए जो प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से, दैट इज द V1 प्रोटीन है। V1 प्रोटीन ही वो चीज़ है जो कि इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन करता है और CDK मॉलिक्यूल्स को एक्टिव होने से क्या करता है, बचाता है। और तब तक नहीं होने देगा जब तक कि आपका जो साइज है सेल्स का वो पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं हो जाती है। जब तक साइज प्रॉपर नहीं होगी तब तक वो क्या करेगा, इनहिबिट किया रहेगा। साइज अगर प्रॉपर हो जाता है तो उसकी इनहिबिटरी एक्टिविटी को दूर करने के लिए, मीन्स ख़त्म करने के लिए दोबारा फॉस्फोरेसेंस किया जाता है 161 नंबर ऑफ मतलब पोजिशंस पे CDK मॉलिक्यूल्स के, तब जाकर क्या करेगा, वो फॉस्फोरेसेंस करता है, राइट। तो अगर सवाल यहाँ पे ये है कि अगर V1 प्रोटीन में कोई म्यूटेशंस हो जाता है और उस म्यूटेशंस की वजह से आपका V1 प्रोटीन का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, मीन्स लॉस कर दे, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आपने यहाँ पे देखा था कि G2 जो साइकिल है, G2 से M में जाने के लिए V1 प्रोटीन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। सवाल दिया गया कि मान लीजिए इसी प्रोटीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए,
और ये म्यूटेशन होने की वजह से ये क्या कर दे, अपना लॉस ऑफ फंक्शन कर दे। तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, बताइए। हम्म। हम्म। ओके, तो अल्टीमेटली जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे क्या होंगे कि जो सेल्स आपकी मेच्योर होगी वो भी डिवाइड करेगी, मतलब एम फेज में जाएगी, जो नहीं भी होगी वो भी आपकी जाना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से अगर जाएगा तो जो सेल आपका डिवीजन होगा अबरप्ट हो जाएगा, और मेच्योर और प्री मेच्योर या अनमेच्योर जो सेल्स होंगी सबका डिवीजन होगा, जो कि आपके सेल्स के लिए सही नहीं होगा। तो इसी तरीके के अनकंट्रोल्ड डिवीजन को ही हम लोग ट्यूमर का नाम देते हैं। तो V1 प्रोटीन में अगर आपका म्यूटेशंस हो जाता है तो वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, मीन्स ऑन्कोजेनिक नेचर हो सकता है। ऑन्कोजेनिक नेचर का मतलब ट्यूमर सेल्स की प्रॉपर्टी, मतलब वहाँ पे डिवीजन आपका जो होगा वो क्या कहते हैं, अनकंट्रोल तरीके से हो जाए कि आप कोई भी वहाँ पे चेक करने वाला नहीं है कि हाँ भैया सेल्स की मेच्योरिटी अटेंड हुई है कि नहीं हुई है, राइट। ओके। ये तो रहा फंक्शंस के लॉस होने से। अगर कोई म्यूटेशंस अगर हो जाता है तो उनका फंक्शंस लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, मतलब सेल्स का जो कि मिक्सचर होगा आपका मेच्योर का और इमेच्योर का, जिससे कि आपका ऑन्कोजेनिक नेचर हो सकता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि अगर इस प्रोटीन का ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो क्या होगा। तो इस लाइन से देखिए दो सवाल बनता है। पूछा जाता है कि अगर किसी भी सेल के साइकिल को ये G2 फेज को अगर लेंदी बनाना है, बढ़ाना है, बताया गया था कि सबसे हाईएस्ट जो ड्यूरेशन है वो G1 का है, फिर इसके बाद एस का है, फिर इसके बाद आपका G2 का है, फिर एम फेज का है। ये लगभग मान लीजिए आपका 11 घंटा, तो ये आपका लगभग 8 घंटा, ये आपका लगभग 4 घंटा, और ये आपका लगभग 1 घंटा। तो पूछा जा रहा है सवाल यहाँ पे कि मान लीजिए किसी भी यूकेरियोटिक सेल्स के साइकिल में जो G2 फेज है, उस G2 फेज को अगर आपको बहुत लेंदी करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ले जाना है, तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ के लिए देखिए कंडीशन आपको दिया गया है V1 प्रोटीन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देना। ओवर प्रोडक्शन ऑफ V1 प्रोटीन, ओवर प्रोडक्शन अगर आपका इसका होगा तो जो G2 से आपका एम फेज में ट्रांजिशन हो रहा था वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, 15th नंबर पे टायरोसिन मॉलिक्यूल्स का क्या किया है, फॉस्फोरिलेशन कर दिया है, जिसकी वजह से CDK मॉलिक्यूल्स आपका अभी भी कैसा बना हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में बना हुआ है। और अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो ये G2 फेज आपका लंबा होता चला जाएगा, एम फेज में जा ही नहीं पाएगा सर। So to increase the length of or durations of a G2 phase of any kind of a cell, there is a need of a high concentration of a V1 protein, that means overproduction of a V1 protein. लॉस से भी आपने जान लिया कि क्या नुकसान होने वाला, क्या फ़ायदा होने वाला है, और ओवर प्रोडक्शन से भी आपने जान लिया कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। Tyrosine 15 inhibitory phosphate is removed by CDC25 phosphatase। ये एक आपका फॉस्फेटेज क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का क्या करेगा, काम करेगा। वी आपका एक काइनेज क्लास ऑफ एंजाइम होता है, जबकि फॉस्फेटेज मतलब CDC25 क्या है, फॉस्फेटेज टाइप का एंजाइम होता है। ये क्या करेगा, रिमूव करने का काम करता है। लेट मी राइट फर्स्ट, रिमूव पी ग्रुप मतलब फॉस्फेट ग्रुप, और ये क्या करेगा, ऐड पी ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 प्रोटीन और CDC25 प्रोटीन, इनका जो फंक्शन है वो कैसा है एक दूसरे का, बताइए। एंटागोनिस्ट। तो जरा मुझे ये बताइए कि आपके सेल्स में, मतलब आपके बॉडी में, या आपका जो सेल्स चल रहा है उस सेल्स में अगर G2 से एम फेज में प्रमोशन करना है तो V1 और CDC25 के कंसंट्रेशन का क्या लिंक रहेगा। क्या V1 प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, CDC का कम होना चाहिए, या इसका कम होना चाहिए इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्या रहना चाहिए। वेरी गुड।
और कोई बताया फटाफट थोड़ा। अच्छा जी। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट कर दूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्टिवेशन ऑफ अ सीडीके, क्या पूछूं? एक्टिवेशन ऑफ एमसीडीके मतलब कि माइटोटिक का जो सीडीके है, ये अगर आपको कराना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? नंबर पहला, यहाँ पे वी वन प्रोटीन का इंक्रीमेंट एंड CDC25 का डिक्रीज होना, या वी वन प्रोटीन का डिक्रीज होना एंड CDC25 का इंक्रीज होना, या दोनों का ही डिक्रीज होना, या दोनों का ही इंक्रीज होना। ये चार ऑप्शन अगर आपको दिए गए तब क्या बताएंगे? वेरी गुड। और कोई? तो देखिए, यहाँ से ऐसे ही सवाल आपको बनते हैं। पूछा जाता है कि अगर किसी सेल के साइकिल में अगर G2 से M फेज में अगर जाना है तो कौन से मॉलिक्यूल्स का एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, किस मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी घटनी चाहिए। तो आपको पहले तो दोनों जो मैंने रिलेशन बताया कि V1 का और CDC25 का नेचर आपको पता चल गया कि ये दोनों कैसे होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब फंक्शंस में जस्ट अपोजिट होते हैं। एक अगर किसी चीज़ को बढ़ा रहा है तो एक क्या करेगा, घटा रहा है, राइट। अगर आपको इनका नेचर पता है तो आप इनके बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको बताया गया कि वी वन जो प्रोटीन है वो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस करता है, सीडी के मॉलिक्यूल्स को एक्टिव होने से मतलब रोकता है, मतलब एक्टिव नहीं होने देता है। जबकि CDC25 एक ऐसा एंजाइम है जो कि जो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशंस हुआ रहता है उसको हटा देता है, ताकि वो आपका जो एंजाइम है सी डी के मॉलिक्यूल्स वो एक्टिव हो जाए। इस तरीके से अगर आप देखिए तो CDC मॉलिक्यूल्स क्या है, बेनिफिशियल है, मतलब इन द सपोर्ट ऑफ G2M ट्रांजिशन। अगर G2 से M में ट्रांजिशन अगर होना है तो CDC25 का कंसंट्रेशन होना चाहिए ज़्यादा। और अगर सेल्स को जीवन फेज में ही बने रहना है तो वहाँ पे वी प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो आपसे ऐसे ही सवाल बना के पूछे जाते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप में। अगर कोई प्रोटीन सपोज कीजिए, जैसा अभी मैंने बताया था ना कि अगर जीवन फेज को थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब क्या कौन से मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन घटाएंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो आपने जाना कि वी वन जो प्रोटीन है वो ऐसे सी डी के मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिव करता है जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं G2 से एम फेज में जाने के लिए, तो इनको इनएक्टिव कर देता है बाय द फॉस्फोराइलेटिंग। यहाँ से देखिए तीन चीज़ें आपको नई जानने को मिली हैं। पहला ये कि फॉस्फोराइलेशंस हमेशा एक्टिव करने के लिए ही नहीं होता है, वो इनहिबिटरी भी हो सकता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं कि टायरोसिन 15 पोजीशंस पे जब आपका वी प्रोटीन के द्वारा फॉस्फोराइलेशंस किया जा रहा है तो वो सी डी के मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिव कर दे रहा है। और इसके बाद आपका जो CDC25 है उसको हटा रहा है। और बाकी एक प्रोटीन आपका भी आएगा, दैट इज़ अ कैक, जो कि 161 पे क्या करेगा, फॉस्फोरेसेंस करेगा। तो इनको थोड़ा सा ऐसे आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते भी रहिएगा कि सी डी के मॉलिक्यूल्स का अगर आपका एक्टिवेशन होना है तो वहाँ पे V1 और CDC25 में क्या रिलेशन है, घटेगा बढ़ेगा। तो अभी आप लोगों ने बहुत आसानी से बता दिया कि डेफिनेटली सी डी के एक्टिव अगर होना है तो V1 प्रोटीन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब ये वाला। और CDC25 कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाला। ये एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे कि अगर कोई सेल्स जीवन G2 फेज में बनी रहनी चाहती है तो क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो उस केस में पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन आपको मिले, G2 फेज इंक्रीज कराने का मतलब ये होता है कि जो आपकी सेल्स है पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है, वो प्री मेच्योर है, उसको और टाइम चाहिए होगा अपने आप मेच्योरिटी के मतलब वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, इसलिए उसको G2 फेज के टाइप ड्यूरेशन को बढ़ाया जाता है या बढ़ता है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर सेल डिवाइड हो रही है, डिवाइड डिवीजन होने के लिए उसका पूरा वॉल्यूम मेंटेन होना चाहिए, राइट।
तो G2 फेज में अगर G2 फेज का ड्यूरेशन अगर किसी भी सेल्स के लिए अगर बढ़ता है तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे जो सेल्स का पूरा मेच्योरिटी था वो अटेंड नहीं हो पाया है, प्री मेच्योर फॉर्म में था। दैट इज वाई वहाँ पे V1 प्रोटीन ने उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा है और वो CDK मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिव करके उस फेज को लॉन्ग बना रहा ताकि अभी सेल अपने आप को रिपेयर कर सके, मेच्योर कर सके, तब जाकर के आगे का प्रोसीड होगा। ठीक है। तो 3-4 तरीके से सवाल यहाँ पे देखिए बनते हैं, वो तीन चारों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया और उसको थोड़ा-सा आप समझ जाइएगा। पहला तो ये कि V1 और CDC25 ये दोनों एक-दूसरे के एंटागोनिस्टिक मैनर पे काम करते हैं। दूसरा, V1 प्रोटीन जो होती है वो इन्हिबिटरी फॉस्फोरेसेंस करता है। तीसरा, CDC25 जो होता है वो फॉस्फेटेज क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि फॉस्फेट को रिमूव करने का क्या करता है, काम करता है। V1 एंड CDC25 आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, ये दोनों आपस में एक-दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा मॉलिक्यूल है दैट इज द कैक, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। फॉस्फोराइड करेगा थ्रियोनिन एट 161 नियर CDK एक्टिव साइट्स। तो अभी आपने जो देखा था कि ये आपका CDK मॉलिक्यूल्स का इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, आपने देखा कि यहाँ पे पहले 15th पोजिशंस पे क्या हुआ था, फॉस्फोरिलेशन हुआ था, किसका, दैट इज द सेरिन का। और ये जो फॉस्फोराइलेशंस हुआ फर्स्ट, अगर मैं इसको फिगर बना के समझाऊँ तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका ये CDK मॉलिक्यूल है, राइट। और इस CDK मॉलिक्यूल से पहले क्या आया, आपका V1 प्रोटीन आया। V1 प्रोटीन आने के बाद आपने क्या देखा इसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस, कि ये CDK जो प्रोटीन था इसमें सेरीन के 15th नंबर वाले पोजिशंस पे, सेरीन नहीं, टायरोसिन, टायरोसिन के 15th नंबर वाले पे क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हो गया। लेकिन अभी भी आपका ये क्या है, इनएक्टिव है। ये पहले भी आपका इनएक्टिव था, CDK मॉलिक्यूल है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, अब आएगा आपका CDC25 मॉलिक्यूल। अब इसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, ये वाले फॉस्फेट को यहाँ से हटा देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा क्या, दैट इज द कैक। और अब ये क्या करेगा कि यहाँ के अलावा ये जो एक्टिव साइट्स के पास पाया जा रहा है 161 नंबर पे आपका थ्रियोनिन THR, ये इस पे क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। अब जा करके फाइनली ये क्या बनेगा, आपका एक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्टिव हुआ, इसके साइड्स खुल जाएंगे और अब क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो ये जो CDK मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके M फेज के CDK बोले जाते हैं, MCDK, इन CDK मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिव से एक्टिव में लाने के लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पे आपने देखा। और अगर उसे इनएक्टिव बनाकर रखना होगा तो क्या करना रहेगा, ये भी आपने देखा। तो 15th पोजीशंस पे टायरोसिन पे, 161 पोजीशंस पे थ्रियोनिन पे, इन दोनों पे क्या होगा, आपका फॉस्फोराइलेशन होगा। पहला वाला जो फॉस्फोराइलेशन होगा वो इनहिबिटरी होगा, मतलब वो इनहिबिट करेगा और उसको उसी फेज में बनाए रखने के लिए, मीन्स इनएक्टिव फेज में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जबकि आपका दूसरा वाला जो फॉस्फोराइलेशन होगा जो कि कैक के थ्रू होगा, मीन्स CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जिसको बोलते हैं, C फॉर CDK, A फॉर एक्टिवेटिंग, K फॉर काइनेज। तो कैक जो प्रोटीन है वो सेकेंड टाइम का फॉस्फोराइलेशन करेगा जो कि CDK के एक्टिव साइट्स के पास में होता है और 161 नंबर पे किया जाता है। तो इनका नंबर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर से भी सवाल इनके पूछे जाते हैं, नंबर प्लस अमाइनो एसिड। टायरोसिन 15th पोजिशंस पे और थ्रियोनिन 161 पोजिशंस पे। ये वाला आपका होगा इनहिबिटरी और ये वाला होगा आपका एक्टिवेटिंग। यहाँ से कई तरीके के सवाल आपके बनते हैं, कौन सा एक्टिवेटिंग है, कौन सा इनहिबिटरी है। और ये वाला जो परफॉर्म किया जाएगा किसके थ्रू, दैट इज द कैक के थ्रू, CAK के थ्रू। और ये वाला जो होगा किया जाएगा दैट इज द V1 के प्रोटीन के थ्रू, तो V1। तो चार चीज़ें आपकी हो गई, कौन कर रहा है, किस पे कर रहा है, कौन से मनुष्य पे कर रहा है और क्या कर रहा है। तो कौन कर रहा है, V1। किस पे कर रहा है, टायरोसिन पे। कौन से पोजीशन पे, 15th नंबर पे। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। दूसरा वाले फेज में देखिए कौन कर रहा है, कैक प्रोटीन। किस पे करेगा, 161 पोजीशन पे करेगा। किस पे, दैट इज द थ्रियोनिन पे। क्या करेगा, फॉस्फोरेसेंस मीन्स एक्टिव करेगा। ठीक है जी।
ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि सीडीके और साइक्लिन का जो रेगुलेशंस होता है किस तरीके से है, कौन-कौन से सीडीके और साइक्लिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं और अलग-अलग फेजेस में किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अभी कल मैं बनारस पहुँच जाऊँगा तो फिर आपकी क्लासेस थोड़ी-सी अच्छे से हो पाएँगी और होपफुली कि आपको आज जो क्लासेस ली गई हैं वो समझ में आ गई होंगी और अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कल की क्लास में कोई पूछ लेगा, ठीक है? हाँ। चलिए सारी टीम की तरफ से सिद्धार्थ को उनके टीबीटी जेआरएफ एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। सारे सेक्शंस में इनके पेपर अच्छे हों, अच्छे से करके आप आइए ताकि शाम को सबको बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अरे भैया, भूल मत जाना कल ऐसे ही। कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भाई देखिए सबको उम्मीदें बड़ी ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तुम्हारे पर। और क्या। अच्छा, बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। अभी जुड़ा रहेगा। देखो क्या है ना कि अभी इस टाइम पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना, और सबको अभी आगे का गोल है, और जो आपका गोल है ना उसमें जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है, चाहे अभी आप पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए या फिर आगे अभी आप तैयारी करेंगे उसके लिए। तो ये अभी ऐसा समझिए कि शॉर्ट टाइम की आपकी अटैचमेंट नहीं है। इस लेवल पर आकर के जिस किसी से भी आपका अटैचमेंट हो रहा है, जिससे भी आपका लिंक बन रहा है वो। हाँ। बिल्कुल, और आप ये तभी कर पाते हैं जब आप कंस्टेंटली पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना? तो सिद्धार्थ का ये है कि स्टडी आवर्स काफ़ी है, वो टाइम दे रहे हैं अच्छे तरीके से, और होपफुली और विशेष भी हैं कि रिजल्ट भी इनका अच्छा ही रहे। बाकी सबके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, नो डाउट, कि बाकी लोग ऐसा नहीं है कि हाँ वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनके साथ में उनका टाइम का कैच है। वो उनका टाइम कहीं और। हाँ। अब जैसे अभी अ, वही चीज़ है, वही मैं कह रहा हूँ कि टाइम का थोड़ा-सा देना सबके लिए ज़रूरी है। यही मैं बार-बार बोलता रहता हूँ। मैं सिद्धार्थ को आज तक कभी कोई बात क्यों नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम देता है, उतना सफिशिएंट टाइम है। यही मैं सबको बोलता हूँ कि आप कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हों, लेकिन जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम अगर आप वो नहीं देंगे तो आप नहीं कर पाएँगे। इस बात को आप समझिए। टाइम आप देंगे तभी आप किसी को समझ पाएँगे और कर पाएँगे। टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और वही मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग दे नहीं पाते, मतलब कहीं न कहीं बिज़ी हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, तो कोई जॉब कर रहा है, तो कोई फैमिली सँभाल रहा है। सबके साथ अपनी-अपनी समस्याएँ हैं, वो मैं समझता हूँ, लेकिन वही है कि इन समस्याओं को देखने के बावजूद भी आप थोड़ा-सा अपने लिए मैनेज करेंगे, तभी हो पाएगा। क्योंकि अब देखिए, अब जो टाइम डिले होगा ना, सभी लोग यहाँ पे वही मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो फर्स्ट अभी एमएससी पास करके आया, सब लोग काफ़ी मैच्योर हैं। और ये जो टाइम चल रहा है ना, अब जिसके बाद भी टाइम अगर आपका लॉस होता है तो फिर दिक्कत होगी। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, और अपना जो काम है उसको टारगेट को पूरा करिए, ताकि आगे वाला भी काम जो है वो करते रहे आदमी, है ना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है।
चलिए, अच्छी अच्छी बात है कि आप यहाँ से मतलब जुड़ने के बाद आपके अंदर में ये अगर ये टेम्पटेशंस आ पाई कि आपको भी कुछ करना है और आप भी कुछ कर सकते हैं, दैट इज़ बिग थिंग फॉर मी कि आप इस चीज़ से अगर आपके मन में ये टेम्परामेंट डेवलप हुआ तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब मैं केबीएस का बैच पढ़ा रहा था, तो जितने लोगों से भी मैं ऐसे बीच-बीच में बात करता रहता था, तो सब लोगों का कहना यही था कि सर सीएसआईआर का मैंने सोचा ही नहीं है। क्योंकि सीएसआईआर का एग्ज़ाम देके हमें लगा कि हम कर नहीं पाएँगे। तो ये सारी बातें ना मेरे दिमाग पे ट्रिगर कर गई। मुझे लगा कि अगर ये बच्चे जो कि केवीएस के लिए आज पढ़ रहे हैं और सब के सब माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पढ़े हुए बच्चे हैं और ये बोलते हैं कि सीएसआईआर नहीं देंगे, नहीं कर पाएँगे, तो देगा कौन भाई? बॉटनी बायोलॉजी वाले देंगे क्या? तो मुझे लगा कि सचमुच में ये अपने आप में एक चैलेंज है कि अगर ऐसे लोग जिनके मन में ये थॉट प्रोसेस बनी हुई है, अगर उन्हें उस स्टेज तक ले जाया जाए जहाँ से कि उनके मन में ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और कर सकते हैं, दैट इज़ द रियल मीन ऑफ अ टीचिंग। तो और ऐसा हुआ भी, जितने भी लोग जुड़े हैं अभी या फिर अभी जुड़े थे, वो सबके सब लोग की कंडीशन वही थी, बट अभी राइट नाउ उनमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है। तो ये अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये बात तो है। मतलब मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन वही है ना कि जब जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता है ना, उस काम का मेहनत आपको पता नहीं चलता है। अदरवाइज़ ना ये 2, 4, 6 दिन करने के बाद आदमी को लगेगा यार कौन इतना ताम-झाम करे फालतू में, टाइम लगता है ना इसे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। अगर ऑफलाइन हो तो चलो ठीक है, जो माइंड में आपके कॉन्सेप्ट है आकर के आपने बाँच दिया, काम खत्म। लेकिन ऑनलाइन के लिए आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है, वो भी सूटेबल फॉर्मेट में। आपके पास पूरा पीपीटी बनाने का स्किल होना चाहिए, कहाँ से आपको मटेरियल लेना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये तो इतना ज़्यादा साल का एक्सपोज़र है कि हमें ये मालूम है कि हाँ, कौन-सा चीज़ हमें कहाँ पे डालना है, कौन-सा चीज़ कहाँ पे हमें मिलेगा, तो होता है। अदरवाइज़ उतना भी ईज़ी जॉब ये नहीं है, जितना आसानी से मिल जाता है करने के लिए। हाँ, बट डेफ़िनेटली आपकी प्रेडिक्शंस ये बहुत अच्छी है कि टीचिंग ही मुझे करनी है और टीचिंग के लिए ही ऐसा मुझे लगता है कि मैं बना हूँ। और हाँ, बिल्कुल। और मैंने सिद्धार्थ ये कहने वाली बात मतलब कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं 2011 जब से टीचिंग कर रहा हूँ और पहले सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। और कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अभी बात आए रही तो मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि मतलब पढ़ने के लिए बहुत डेडिकेटेड थे, लेकिन उनके फादर कभी ऐसे आटे की चक्की पे दुकान पे काम करते थे, तो कभी ऐसे दिहाड़ी वाला मतलब डेली वेजेस वाला काम करते थे। और सीबीएसई बोर्ड की फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती थी, मतलब उस टाइम पे भी हम लोग 500 रुपये लेते थे 11-12 का पढ़ाने के लिए और 300 रुपये लेते थे 9-10 का पढ़ाने के लिए। तो बच्चे वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उन बच्चों को 9th से लेकर के 12th क्लास तक की कोचिंग मैंने फ्री में पढ़ाई है। और आज जो बंदा बैजूस में हैदराबाद में जॉब करता है, मतलब जब भी कभी भी फ़ोन करता है तो एकदम सर मस्त-मस्त रहता है उसका कि सर आज जो भी हैं सब आपकी वज़ह से है। मतलब पढ़ कर के इतना उसको इंस्पिरेशंस मिला और अभी भी टच में है प्रॉपर तरीके से। जहाँ कहीं भी वो उसको दिक्कत होती है तो पूछता है और उससे बात अच्छे से होती है। तो अपने अपने पर्टिकुलरली टीचिंग लाइफ़ में सिद्धार्थ मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प की। और कहते हैं ना कि जब आप जिस फ़ेज़ से आप हो के आते हैं उसकी आप बहुत अच्छे से कदर और उसकी कीमत जानते हैं। मैं मीडियोकर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं गरीबी को ना बहुत करीब से देखा हूँ। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको अगर 1 रुपए की ज़रूरत हो और अगर आपके पास वो 1 रुपए ही ना होना ज़रूरत के टाइम पे, तो आपको वही 1 रुपए 1 लाख के बराबर लगता है। राइट? जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको कोई अर्जेंटली एक पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है और वो पेज आपको 1 रुपए से मिलेगा और राइट नाउ एट दैट टाइम आपके पास अगर वो 1 रुपए नहीं है ना, तो उस 1 रुपए की वैल्यू आपको 1 लाख के बराबर लगती है। ये चीज़ मैंने फ़ील की हुई है कि मतलब पैसे से ना बहुत सारे बच्चे वो हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाई ये हमेशा से रहा है मेरा कि डेफ़िनेटली देखिए मैं काम करता हूँ, मेरी एनर्जी जाती है, मेरा टाइम जाएगा तो मुझे कुछ न कुछ अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिसोर्स चाहिए होगा, राइट? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी ये रहती है कि उस उन चीज़ों के लिए उतना ही पे किया जाए या उतना लिया जाए जिससे कि बच्चे अफ़ोर्ड कर पाएँ, वो पढ़ पाएँ। अदरवाइज़ आपको आपको ही पता होगा सिद्धार्थ आप टीचिंग कर रहे हैं और मैंने खुद भी टीचिंग किया। मैं जब 2017 या 16 का बैच पढ़ाया था, उस टाइम पे 1 लेक्चर लेने के लिए ₹1000 पे करता था मैं जब दूसरे कोचिंग पढ़ाता था। तो सिर्फ़
मेथड्स इन बायोलॉजी मैंने पढ़ाया हुआ था, उसके उसकी से सैलरी मेरी 25,000 बनी हुई थी। आप इमेजिन कर लीजिए। 1 घंटे का लेक्चर होता था, ₹1000 पर लेक्चर मुझे वो पे करते थे। तो अगर मैं उन सब कुछ चीज़ को देखूँगा ना, तो ये सारी जो चीज़ें कर रहा हूँ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इससे पैसा नहीं है। हाँ, ये है कि अभी जुड़ करके आप लोगों से लगा कि आप लोगों में भी पढ़ने की भी इच्छा है, वो चीज़ आपको मिली नहीं है जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी। दैट इज़ व्हाई मुझे लगा चलो ठीक है। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ना करने का भी पीछे एक रीज़न है। अगर मैं कोई चीज़ फ्री में देना शुरू करूँगा ना, तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा। और दूसरी चीज़ कि फ्री में हम दे भी नहीं पाएँगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी लगती हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी लगती है, पेन टैब लगता है, दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं। तो उनको ये लगता है कि चलो ऐसा रखा जाए जिससे कि भाई बच्चे अच्छे से दे भी पाएँ, उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो, और हमारा जो मेन मोटो है एजुकेशन को स्प्रेड करना, वो हम करते भी रहें। और यही चलता आ रहा है। और केवीएस के टाइम पे बहुत सारे बच्चे, जैसे आप तो भी, जैसे आपने कहा ना कि सर आपने कोई फ़ी नहीं लिया या लेने के लिए आप मना किए। ऐसे कई सारे बच्चे थे जो कि टेस्ट में जुड़े और पैसा देने के लिए बोले। मैंने कहा छोड़ो, जान दो, 2-4 टेस्ट बचा हुआ दे लो तुम लोग, और जो हेल्प हो सके पूछ लेना, क्या पैसा दोगे? तो कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि जिनको मैंने ऐसे कर दिया। तो चलता चलता रहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। नहीं, शादी सिस्टर की भी खत्म हो गई है, एंजॉय हो गया। जब करना था काम हो गया। और बहुत भागम भाग हो जाती है जब आप घर के बड़े मतलब कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट हों, तो आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो 2 दिन तो बड़ा भागम भाग था। और आज क्लास लेने की कंडीशन नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि अभी बहुत प्रीसियस टाइम चल रहा है। 1 घंटे दूं, 1.5 घंटे ही पढ़ूं, लेकिन पढ़ाना चाहिए मुझे। तो शादी में तो सब लोग एक्सपोज हो चुके होंगे, बड़ा काम हो जाता है। और शादी जब हो जाती है ना, मतलब जब बीत जाता है, तब ज़्यादा थकान महसूस होती है। सारे सामान जो बिखरे हुए रहते हैं उनको इकट्ठा करना, फिर रिटर्न करना, इतना भारी लगता है ना, लगता है कि कुछ कोई बोले ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट उस कंडीशन में भी मुझे आप लोगों का दिमाग में था कि नहीं यार, इन लोगों का क्लास लेना। लैपटॉप में इसीलिए लेके गया था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि लोग बड़े अच्छे से वट पानी बना के रहते हैं, भैया चेहरे पे एकदम हमेशा टेंशन रहता है। कोई लाइट नहीं रहती है। और ये दिमाग में लगा रहता है कि अच्छा, कहीं कोई सी अगर मिस्टेक होगी तो थोड़ी सी दिक्कत है, ध्यान में रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। तो रहता है। भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है सिस्टर लोगों की शादी में। सिस्टर ये सबसे मेरी छोटी वाली थी, तो बहुत लाडली थी। तो थोड़ा ज़्यादा ही हिसाब किताब से चीज़ें हुई। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। सब अच्छे से संपन्न हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से। अभी कोई दिक्कत नहीं है। और होपफुली कि कल डे टाइम पे बनारस आ जाएँगे तो आपकी इवनिंग की क्लास अच्छे से चलेगी। वैसे आज भी मेरे ख्याल से नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना? थोड़ा थोड़ा-थोड़ा बीच में कहीं दिक्कत हुआ होगा, अदरवाइज़ तो ठीक ही चला। चलिए, फिर तो मेरा गाँव ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ओके? तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सिद्धार्थ आपको बहुत अच्छे से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए आप। ओके।